साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी कि साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री पार्ट से लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पूछे जाने की गारंटी इस बार है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार तो आने की संभावनाएं 100% है। तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए, बस कुछ ही समय लगेगा। जैसे बोला है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जो है वायु में जलाएंगे तो जलाने से पहले आखिर इसको साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर इसको हम साफ नहीं करेंगे तो ये जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा, इसका रीजन हम देखने वाले हैं। तो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इसकी ऊपरी सतह पर वायुमंडल की ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि जलता नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद ये नहीं जलेगा, इसलिए रिबन के जलाने में रुकावट होती है। इसका मतलब जब इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत आ जाएगी यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो इसको जलाने में प्रॉब्लम होगी यानी कि रुकावट आएगी। और इस रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल द्वारा जो है हटाया जाता है। यानी कि इसको रगड़ रगड़ कर ऑक्सीजन की परत को हटा देते हैं, घिस कर साफ कर देते हैं, जिसके कारण जो है फिर वायु में जलने लगता है। कैसे जलता है ऑक्सीजन को हटाने पर, तो आपको सीधा लिखना है मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन क्या है, जब यौगिकों के अदला बदली हो, यौगिकों के तत्वों की अदला बदली हो तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। जैसे लेड सेकेंड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को, या कोई भी आप एक फार्मूला ले सकते हैं, कोई भी एक यौगिक लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडीन का निर्माण होता है। जैसे PbNO3 प्लस में KiO। तो देखिए, द्विविस्थापन का मतलब है इसमें के कुछ तत्व निकल के इसमें चले जाएं और इसमें के इसमें निकल आए। जैसे यहाँ पर ये वाला थोड़ा आपको हार्ड लगता होगा तो हम यहाँ पर आपको इजी बना देते हैं। जैसे आप ले लीजिए एक NaCl ले लो और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। अब क्या करिए, ध्यान सुनिए, यहाँ का Na ले लो प्लस वाला और यहाँ का OH लेंगे तो ये बनेगा NaOH, और यहाँ का Ca ले लो, यहाँ का Cl ले लो तो हो जाएगा CaCl2। ये भी आपका सही। बाकी आप कोई भी रिएक्शन करिए। अगर आपको रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको रिएक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन बनाएंगे। आखिर रिएक्शन बनता कैसे है, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसके थंबनेल पर ही हम लिख देंगे रिएक्शन बनाया कैसे जाता है। तो आप उस वाले वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप रिएक्शन बनाना सीख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना हर बार तो देता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, बस एक आपके समझ में आ गया तो जान लीजिए कि आप रिएक्शन को आसानी से यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बेरियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट कहिए या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। अब यहाँ पर आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पर Ba कितना है चेक करिए, तो Ba यहाँ पर केवल एक ही है, यहाँ पर Ba कितना है, एक है, तो Ba दोनों में बराबर है, यानी कि बोरान जो है वो बेरिलियम जो है बराबर है, छोड़ दीजिए। क्लोरीन कितना है, Cl2, तो क्लोरीन कितना है, 2 ही है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन करने के लिए आप यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर H2 है यानी कि H2 है, यहाँ पर भी H2 है, SO4 एक ही है, SO4 एक ही है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसमें संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं। अब यहाँ पर देखिए Na कितना है, सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा ताकि 2 सोडियम यहाँ पर भी हो जाए और 2 सोडियम यहाँ पर भी हो जाए। अब उसके बाद जब यहाँ पर 2 से गुणा किए तो H की मात्रा कितनी होगी, 2 ही का नाम 2H यहाँ हो गया, 2H यहाँ कितने H हो गया, 4H। यहाँ पर आप 2 से गुणा करा दो ताकि 2 दूनी 4H हो जाए। अब देखिए सोडियम बराबर हो गया 2 2, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 इधर, 2 से गुणा कराएंगे 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे, 2 से गुणा कराएंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा,
यहाँ पर 4 है तो 4 2 6 ऑक्सीजन, इधर 6 हो गया। यहाँ पर 4 है, 2 से गुणा कराएंगे 2 2 4 6 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर है। अब यस 1 है, यहाँ पर भी यस 1 है, यानी सल्फर 1 है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे संतुलित करना है, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे H 1 है और यहाँ पर H 2 है, तो 2 1 3 H हो गया। यहाँ पर कितने H हैं? 2 है। इधर 3 H है, इधर 2 H है। इसका मतलब दोनों ओर संतुलित करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कराते हैं ताकि 2 H यहाँ हो जाए, 2 2 4 H हो जाए, और 2 से यहाँ गुणा करा दो तो ताकि 2 2 2 दूनी 4 H हो जाए। 2 H H 2 4 हो गया और 2 दूनी 4 H हो गया, H बराबर हो गया। अब उसके बाद H की संख्या तो बराबर हो गई, यन कितना होगा? 2 यन होगा, 2 यन, और यन ये होल ट्वाइज में देखिए ये जो 3 है ये केवल O का है, लेकिन यन के ब्रैकेट में 2 है तो ये 2 जो है ये यन का भी है। तो नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 से गुणा कराएंगे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। कोई भी संख्या आगे हो तो इसका सम में गुणा करना पड़ता है, और जो नीचे होगा केवल पर्सनल उसी का है। तो ये ब्रैकेट के साथ नीचे है तो ये दोनों का हो जाएगा, ये ब्रैकेट के नीचे है तो ये सब दोनों का होगा। तो नाइट्रोजन भी सेम है। कैल्शियम की मात्रा 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब ये भी ऑलरेडी संतुलित हो गया। O को गिन लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 O हो गया, 6 2 8 O, इधर 8 O है, और इधर देखेंगे तो 3 दूनी 6 O हो गया, और 2 का नम 2, 6 2 8 O है, यानी कि ये भी आपका हो गया संतुलित। यहाँ पर देखिए Ca 1 है, Ca 1 है, O कितना है काउंट करो तो O 2 4 O हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 O, और यहाँ पर 3 1 4 O की मात्रा भी बराबर है। H देखिए तो H2 है, यहाँ पर भी H2 है, H की संख्या भी बराबर है। कार्बन चेक करिए तो यहाँ पर C है और यहाँ पर भी C है। इसका मतलब ये जो है ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, तो इसे संतुलित करने के लिए आप इसे कुछ करिए मत, यानी कि लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में आता दिया गया समीकरण संतुलित है। लेड वाले में देखिए Pb1 है, यहाँ पर Pb1 है, ये संतुलित है, ध्यान दीजिएगा। Pb1 है, यहाँ पर भी Pb1 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है 2 2 4, देखिए 2 ऑक्सीजन, O2 है तो 2 ऑक्सीजन, 4 4 1 5 है। इसका मतलब इसे संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा। यहाँ पर 2 से गुणा करा दो ताकि 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ Pb बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा करा दीजिए ताकि Pb की मात्रा कम ना हो। अब यहाँ देखिए Pb तो बराबर हो गया, लेकिन O कम ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 O हो गया। तो इसके लिए काम करिए, यहाँ पर 4 से गुणा करा दो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन 2, तो 8 4 12 ऑक्सीजन हो गया, देखिए 12 ऑक्सीजन भी हो गया। नाइट्रोजन काउंट कर लीजिए तो नाइट्रोजन 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया, और 4 इकन्नम 4 नाइट्रोजन हो गया, यानी कि ये भी समीकरण संतुलित हो गया। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यही जो नंबर से हम गुणा किए हैं इसी प्रकार से आपको काउंट करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा दोनों ओर काउंट कर लीजिएगा सभी तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर है इसका मतलब आपका दिया हुआ समीकरण संतुलित हो जाएगा, जो कि आपके काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि कोई लोहे की कील है जिसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आखिर हमें इसे बताना है। तो जब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। जब क्यों बदल जाता है यही पूछा है, तो रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण, लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए बोला था लोहा, तो लोहे को बोलते हैं Fe, और कॉपर सल्फेट SO4, तो ये Fe जो है SO4 को अपने साथ ले लेगा। कैसे लेगा ये आप रिएक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको एकदम फाइनल रिएक्शन बताए हैं, जो कि इसके ऊपर चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार्ज +2 होता है, यहाँ पर -2, यहाँ पर अभी कुछ करेंगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि
लीप पोत उठेगा, तो आप इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए, बाकी वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसको जो है काउंट कर लेंगे तो FeSO4 होगा, प्लस में CO मुक्त हो जाएगा, यानी कि आयरन को जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फेट प्राप्त होगा और साइड में कॉपर निकल आएगा। उसके बाद लिखिएगा कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का होने लगता है, यानी कि जब कॉपर की मात्रा ही कम हो जाएगी तो विलयन का रंग जो है हल्का हो जाएगा तथा फेरस सल्फेट बनने से नीले रंग में हरा रंग मिलने में रंग बदल जाता है, यानी कि नीले रंग में हरा रंग मिलाने से जो है यानी कि मिलने से रंग बदल जाएगा। हरा रंग कहाँ से आएगा, तो हरा रंग जब आपका चेंजिंग होगा तो कहीं ना कहीं से हरा रंग आएगा और आपका ये रंग बदल जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे से लिख दीजिएगा, बाकी अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। तो जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसे पार्ट वाइज पार्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और हम प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के जरिए सभी वीडियो को लाइन से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।